हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों हमारा 5 कॉन्सेप्ट विथ 5 क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन बताएंगे और ये पांचों क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है ना। एक टॉपिक से बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हम टू दी पॉइंट चीज़ें बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करना है। जो भी ट्रिक टेक्निक होगा हम इन क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे ना। कोई भी थियरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करना है। चलो आओ समझते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था। अब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? जहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है वो ज़्यादा बेसिक होता है, हमने यही डिस्कस किया था। देखो अब नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पेज ले लो, ठीक है। देखो अब मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन पे अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए। नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। बढ़ेगी कैसे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पे लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पे बेसिसिटी बढ़ जाती है, बेसिसिटी हमारी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं? +R +M +H +I, ठीक है ना। ये मैंने जीओसी में पढ़ा रखा है। तो आइए अब समझते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बेहतरीन टाइप का। देखो यहाँ पे ET3 है और कई सारे केसेस होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ये भी 3 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री है, ये भी नाइट्रोजन 3 ही डिग्री दिख रहा है, ये भी 3 डिग्री ही दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे डिस्कस करोगे? नाइट्रोजन की बेसिसिटी तो आपको पता है ना, मैंने कुछ केसेस में डिग्री भी देखते हैं नाइट्रोजन की बेसिसिटी निकालते टाइम। देखो पहले हम इस क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर बेसिसिटी निकालने का और भी एक्वस फेज में क्या होता है, गैस फेज में, वो बताएंगे। देखो यहाँ पर आप कहोगे सर ये 3 डिग्री तीनों है, लेकिन आप सर यहाँ पे 3 एथाइल ग्रुप लगा है। एथाइल मतलब ऐसे, जो कि +I इफेक्ट लगाएगा। और +I इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमेशा कभी भी अगर एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, तो वहाँ पे फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग मतलब क्या होता है पता है दोस्तों? कभी वो sp2 बिहेवियर दिखाएगा, कभी sp3 बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है, जिसके कारण थोड़ी सी बेसिसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये देखो फ्लिपिंग नहीं होगा क्योंकि ये बंधा हुआ है, देख रहे हो, ब्रिज मतलब ये बॉन्डेड टाइप सा है, रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं है। तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा कंपेयर टू दिस वन, तो फ्लिपिंग याद रख लेना ये केस में। तो यहाँ पे रिजिडिटी आप बोल सकते हो, रिजिडिटी बढ़ रही है। अब देखो हमारा इसलिए सबसे ज़्यादा बी वाला होगा, बी वाला होगा, ठीक है, फिर सी वाला होगा। अब सी का रीजन क्या है? देखो सबसे पहले रिजिडिटी तो बढ़ रही है, यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए बी और सी ए से तो ज़्यादा हो गए। लेकिन ये वाला क्यों ज़्यादा हुआ ए से? देखो रिजिडिटी ज़्यादा है और बी वाला ज़्यादा इससे क्यों हुआ ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कहीं ना कहीं -I इफेक्ट लगा रहा है। एक नाइट्रोजन तो है, 2 नाइट्रोजन है, एक -I इफेक्ट लगा रहा है। और -I इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटाएगा, इसलिए सी है, उसके बाद लास्ट में ए है, ठीक है। तो ये रहा आंसर, BCA। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसमें बोला था मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। मोस्ट एसिडिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या होता है पता है? आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो HA है, एसिडिटी बताना है, तो यहाँ से कंजुगेट बेस बनाओ। कैसे? H+ निकाल दोगे तो कार्बन आयन बन जाएगा। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है? -I -R -M और -N। ये सब डिटेल में हमने जीओसी में पढ़ा रखा है, देख लेना, -I -R। अब देखो, और अगर कोई एरोमेटिक बन रहा है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने पे सुहागा मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस से भी। तो यहाँ पे H+ निकालो, यहाँ पे नेगेटिव बनाओ, यहाँ से भी निकालो, यहाँ नेगेटिव बनाओ, यहाँ से भी निकालो, यहाँ नेगेटिव बनाओ, यहाँ से भी निकालो, यहाँ नेगेटिव बनाओ। अब देखो एरोमेटिक कैसे फाइंड आउट करोगे? ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक का भी ट्रिक मैंने बता रखा है, ये भी बता देता हूँ। देखो अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 6 करो, डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक होता है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 6 करो, डिवाइड हो जाता है, नहीं 4 डिवाइड बाई 4 करो दोस्तों, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर डिवाइड बाई 4 करो, अगर डिवाइड हो जाता है तो एंटी एरोमेटिक होता है। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, याद रख लेना शॉर्ट में। बाकी एरोमेटिसिटी का ट्रिक ही बता रखा है, पूरा देख लेना। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 6, 6 डिवाइड बाई 4 करोगे, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, 3/2, तो ये एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पे देखो ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, 2 2 4, 4 से एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी का सवाल ही नहीं होता, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है
ओवरऑल परसेंटेज यील्ड बताना है। कभी भी अगर सेक्वेंस गिवन है रिएक्शन की, ठीक है ना, सेक्वेंस, तो वहाँ पे परसेंटेज पूछ लेता है, तो कैसे निकालता है ये याद रख लेना है, ट्रिक ही याद रख लेना दोस्तों। जो भी परसेंटेज गिवन है, ठीक है ना, डिवाइड बाई 100 कर दो, जितना गिवन है सेक्वेंस में 80 डिवाइड बाई 100, आगे कितना गिवन है 80 डिवाइड बाई 100। कभी भी ऐसे सेक्वेंस रिएक्शन में बताना है तो, और उसके बाद लास्ट में 100 से ये कर लो, तो हमारा आ जाएगा 576। सॉल्व कर लेना है ऐसे, 100 से 100 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ से 2 5 जा 10, 2 4 जा इतना हो जाएगा। और ये हमारा आप क्या करोगे, काटो, काट पीट कर लेना, 576 आ जाएगा। और ये 9 चौक 36 और 36 8 जा, मतलब आप कट करना, ओवरऑल 576 आएगा, ठीक है, 570.6 समथिंग आ जाएगा, दशमलव में आएगा ना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, याद रख लें इतना %। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन है अभी तो, अच्छा क्वेश्चन है। OR और OH में कौन ज़्यादा -I दिखाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी मैं यहीं समझा देता हूँ, ध्यान देना। देखो, बहुत ही एक्सेप्शनल केस बोला जाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से OR और यहाँ पे OH है, ये बल्कि ग्रुप है, ये हल्की ग्रुप है, तो यहाँ बल्कि ये लोन के कारण ये रिपल्सन कर लेंगे आपस में, बल्कि ग्रुप रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है, जिससे -I बढ़ जाता है, तो OR का ज़्यादा होता है OH के कंपेरिजन में, इस कंपेरिजन में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे सर स्टेबिलिटी क्या होगा, तो मैं कहूँगा आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस ज़्यादा होता है, हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस, आप कहोगे सर ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप गलत हो जाओगे। एक ये ऐसा केस है जहाँ पे ये रेजोनेंस डोमिनेट करता है, क्या हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है रेजोनेंस से, तो स्टेबिलिटी आर्डर ये हो जाएगा। आप याद रख लेना, एक इकलौता केस है, बाकी यही होगा, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।